Hello students, welcome back to Guruji Education channel. In this video, we are going to know question answer of lesson number 2. Let's start. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को अपनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कुछ मिश्रण के नाम दिए हुए हैं और इन मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए कौन सी विधि हमको काम में लेनी है यह पूछा जा रहा है। ए, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। देखिए, जो सोडियम क्लोराइड और जल का विलयन है, इसके से सोडियम क्लोराइड अगर यदि हमको अलग करना है इस विलयन से, तो हम वाष्पीकरण विधि या आसवन विधि काम में लेते हैं। वाष्पीकरण विधि में जो विलयन होता है इसको हम गर्म करते हैं, जो पानी होता है उसकी वाष्प बन जाती है और वाष्प बनने से सारा पानी इवॉपरेट हो जाता है और शेष अंत में जो सोडियम क्लोराइड है वो शेष रह जाता है। आसवन विधि में आसवन फ्लास्क के अंदर विलयन को लेकर गर्म करते हैं, सारी वाष्प पानी जो होता है उसकी सारी वाष्प बन जाती है और अंत में फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड शेष रह जाता है। नेक्स्ट बी, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, और नमक का मिश्रण है। इस मिश्रण में से हमें अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर वो ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे ही गैसीय अवस्था के अंदर आ जाते हैं और उनकी जो गैसीय अवस्था है उसको जब गैस को ठंडा करते हैं तो ठंडा होकर पुनः ठोस पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विधि को हम ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं और अमोनियम क्लोराइड जो है ये भी कुछ इसी प्रकार का अर्थात ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो अमोनियम क्लोराइड को अगर हम नमक के मिश्रण से अलग करना चाहेंगे तो इसमें ऊर्ध्वपातन विधि काम में ली जाएगी। सी, धातु के छोटे छोटे टुकड़े कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। जो कार का इंजन ऑयल होता है वो इंजन के अंदर डलता है और पुर्जे घिसने से उसके धातु के छोटे छोटे कण उसके अंदर मिल जाते हैं। तो अगर ही हमको उन धातु के कणों को अलग करना है इस ऑयल से, तो इसके लिए हम चालन या छालन विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें से जो ऑयल होता है उसको हम छानते हैं, तो धातु के कण होते हैं वो चालनी के अंदर ऊपर की ओर ही रह जाते हैं और जो ऑयल होता है वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। इस प्रकार से जो धातु के टुकड़े हैं वो इंजन ऑयल से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, दही से मक्खन निकालने में। देखिए, दही से मक्खन निकालना हो या दूध से क्रीम निकालनी हो, इसके लिए अपकेंद्रण विधि काम आती है। अपकेंद्रण विधि में जो वो होता है दही या दूध होता है इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो जो वो एक संकेंद्रीय उस पर घूमता है तो मक्खन या जो क्रीम होती है क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट, जल से तेल निकालने में, यानी कि तेल और जल का मिश्रण है और उससे जो है तेल को अलग करना है। देखिए, जल को और तेल को अलग करने के लिए पृथक्करण विधि होती है, यह विधि काम में आती है। ये दोनों अमिश्रणीय द्रव हैं, ठीक है। तो पृथक्कारी के अंदर इसको मिश्रण को डाल दिया जाता है। चूँकि जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो ऑयल जो क्या होता है उसके अंदर ऊपर की ओर, पानी के ऊपर की ओर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है और फिर उसमें से हम पानी को धीरे धीरे करके हम निकाल लेते हैं और ऑयल ऊपर रह जाता है। इस प्रकार से ऑयल यानी कि तेल और पानी अलग हो जाते हैं। एफ, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। देखिए, इस विधि का प्रयोग तो आमतौर पर घरों में, सभी के घरों में होता है, दिन में कई बार होता है, हम सब जानते हैं। तो चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए चालन विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। देखिए, हम पूर्व की कक्षाओं के अंदर पढ़ चुके हैं, कुछ पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो जो लोहे की पिन होती है ये भी एक चुंबकीय पदार्थ है और जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो बालू और जो लोहे की पिनों का मिश्रण है, चाहे लोहे की कीलो, लोहे की ऑल पिनो, लोहे की पिनो, कोई भी चीज़ हो, तो इसको अलग करने के लिए चुंबक को इस मिश्रण के अंदर घुमाते हैं। तो जो वो हैं लोहे की पिनें हैं
वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगी। इस प्रकार से बालू से पिनें अलग हो जाती है। नेक्स्ट, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में जो कृषक भाई होते हैं, किसान होते हैं, उनके परिवार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, वो काम में लेते हैं और हम सब जानते भी हैं। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो भूसे से गेहूं के दानों को अलग करने के लिए हम विनोइंग विधि काम में लेते हैं। इस विधि के द्वारा क्या होता है, जो भूसा होता है उसका ढेर एक साइड लग जाता है और जो दाने होते हैं वो नज़दीक रहते हैं, जो भूसे के होते हैं दूर गिर जाते हैं। इस प्रकार से जो भूसे से गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। देखिए, जो पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं वो कलर्ड होती है, रंगीन होती है, और वो जो उनका रंग होता है वो डाइस के कारण होता है, रंजकों के कारण से होता है। जो रंजक होते हैं ये मिश्रण होता है रंगों का, तो इसमें क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है। इस विधि के अंदर जो क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके अंदर जो रंजक पानी के अंदर, जल के अंदर ज़्यादा घुलनशील होता है वह पहले पृथक होता है, ठीक है, और जो बाद में देर से घुलता है वह बाद में पृथक होता है। तो इस प्रकार क्रोमेटोग्राफी विधि से जो पुष्प की पंखुड़ियों का निचोड़ यानी कि जो उनका रस है उससे डाइस क्या हो जाती, अलग हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले यानी कि फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। देखिए, हम चाय बनाने के लिए हम सब जानते हैं, घरों के अंदर प्रतिदिन बनती है, बनाते भी हम, तो हम सब सारे चरण हम जानते हैं चाय बनाने के, लेकिन इसमें हमको वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको चाय बनाने के चरण स्पष्ट करने हैं। आइए देखते हैं हम चाय तैयार करने के चरण। पहला चरण, चाय तैयार करने के लिए पहले चरण में एक पतीली में थोड़ा सा जल यानी कि विलायक लेकर हम गर्म करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जल है, पानी है, वो विलायक का कार्य कर रहा है, क्योंकि पानी के अंदर सब चीज़ें घुलती जाएंगी, सब चीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर जो चाय हुई, क्या जो जल हुआ क्या हुआ, विलायक हुआ, और विलायक को हमने पतीली के अंदर गर्म किया प्रथम चरण में। द्वितीय चरण, दूसरे चरण में इस गर्म पानी विलायक को केतली में डालेंगे, जिससे हमने पहले से ही चाय की कुछ पत्तियाँ यानी कि विलेय डाल रखी हैं। हम जो चाय की पत्तियाँ बाद में डाल सकते हैं। यहाँ पर जो चाय की पत्तियाँ हैं वो क्या हैं, विलेय हैं। ये घुलेंगी नहीं, लेकिन जब पानी के अंदर डलेंगी तो पानी में डलने के बाद चाय की पत्तियों का निष्कर्षण उसके अंदर, पानी के अंदर आ जाएगा, इसलिए विलेय कहला रही हैं। तृतीय चरण में चाय की पत्तियों के फूलने से चाय का विलयन तैयार हो जाता है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था, तो जो है उसका निष्कर्षण, उसका एक्सट्रैक्ट जब पानी के अंदर आ जाएगा तो इस प्रकार से पानी और चाय का क्या होगा, विलयन तैयार हो गया। चौथे चरण में चीनी एक कप में विलेय के रूप में लेते हैं। चौथे चरण के अंदर हमने क्या किया, एक कप लिया, कप के अंदर चीनी लिया। अब चाय और पानी का विलयन है, इसके अंदर चीनी घुलने वाली है, तो चीनी भी क्या हो गई, विलेय हो गई। पांचवें चरण के अंदर, पांचवें चरण में केतली का विलयन चाय की छालनी से छानते हुए कप में डालते हैं। जो चीनी का और चाय का विलयन बना था, इसको हमने क्या किया, केतली से कुछ छाना, कप के अंदर हमने छानते हुए डाला, और इसमें कुछ मात्रा में दूध भी हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चाय की पत्तियां छलनी में अवशेष के रूप में बची रह जाती हैं। जो चाय की पत्तियां हैं वो छालनी है, जो चलनी है, उसके अंदर अवशेष के रूप में बची रह जाती हैं, और चाय का घुला हुआ भाग छनित यानी कि फिल्ट्रेट के रूप में कप में आ जाता है। यानी कि जो छलनी में छनकर नीचे द्रव आ रहा है वो क्या है, छनित या फिल्ट्रेट है, ठीक है, वो कप के अंदर आ जाता है। यहाँ चीनी, दूध, घुलनशील विलेय हैं। जो चीनी है, दूध है, ये चूँकि अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, घुलनशील विलेय है, जबकि चाय की पत्तियाँ क्या हुई, घुलनशील अवशेष होती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया, और प्राप्त किए गए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो कि संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका के अंदर दर्शाया गया है। देखिए, अलग अलग तापमानों के अंदर 100 ग्राम जल के अंदर अलग अलग विलेय पदार्थों के यानी कि अलग अलग रासायनिक पदार्थों के विलयन बनाए गए हैं, संतृप्त विलयन ये 100 ग्राम जल के अंदर, ठीक है। तो वो सारणी के अंत को हम अवलोकित करते हैं, कौन कौन से पदार्थ की कितनी कितनी मात्रा है। देखिएगा, इस जो विलेय पदार्थ हैं वो विलेय पदार्थ हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। इनके सांद्र विलयन तैयार हुए हैं, ठीक है। और ये जो विलयन बने हैं वो किसके अंदर बने हैं, कितनी मात्रा के अंदर, 100 ग्राम जल की मात्रा के अंदर बने हैं।
और अलग अलग तापमान पर हैं। देखिएगा 283 केल्विन तापक्रम, 293 केल्विन तापक्रम, 313 केल्विन तापक्रम, 333 केल्विन तापक्रम और 353 केल्विन तापक्रम। जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये 283 केल्विन तापक्रम के अंदर 100 ग्राम जल के अंदर 21 ग्राम मात्रा के अंदर घुलकर संतृप्त विलयन बना रहा है। इसी प्रकार से 293 केल्विन तापक्रम के ऊपर इसकी 32 ग्राम मात्रा घुली हुई है और 313 केल्विन तापक्रम के ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट की 100 ग्राम जल के अंदर 62 ग्राम मात्रा और 333 केल्विन तापक्रम के ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट की 100 ग्राम जल में 106 ग्राम मात्रा और 353 केल्विन तापक्रम पर 167 ग्राम मात्रा पोटेशियम नाइट्रेट की घुलकर संतृप्त विलयन बना रही है। इसी प्रकार से जो है इन तापमानों के ऊपर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की अलग अलग मात्राएं घुल करके संतृप्त विलयन बना रही हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, देखिए ए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। देखिए प्रश्न में ये दिया गया था कि 100 ग्राम जल के अंदर संतृप्त विलयन बनाए गए और यहाँ पर अब प्रश्न ए के अंदर ये पूछ रहा है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन तापक्रम के ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। अर्थात जल की मात्रा को आधा कर दिया है, 100 से 50 ग्राम कर दिया है। ठीक है, देखिए देखते हैं इसका हल। 100 ग्राम जल में, चूंकि 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा विलेय है कितनी है 62 ग्राम, इसलिए 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा होगी 62 × 50/100 और 31 ग्राम। अतः 50 ग्राम जल में 313 केल्विन तापक्रम पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने तो पोटेशियम नाइट्रेट की जो आवश्यक मात्रा वो कितनी है 31 ग्राम है। 31 ग्राम विलयन पर इसके अंदर घुला हुआ होगा 50 ग्राम जल के अंदर। देखिए सीधा सीधा सा बात है, जब 100 ग्राम जल में 62 ग्राम मात्रा घुली हुई है तो 50 ग्राम जल के अंदर कितनी होनी है 31 ग्राम घुलकर संतृप्त विलयन बनाना है। लेकिन चूंकि हमको हल करके दिखाना है इसलिए हमने इसको हल करके दिखाया गया है। बी प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी। 353 केल्विन तापक्रम पर प्रज्ञा ने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड का एक विलयन बनाया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो जब ठंडा विलयन हो जाएगा तो वह क्या देखेगी, इसके अंदर ये पूछा जा रहा है। देखिए एक बात स्पष्ट है कि जो ठोस हैं उनकी द्रवों के अंदर विलयशीलता तापमान परिवर्तन के साथ साथ वो भी परिवर्तित होती है। ठीक है, जब तापमान अधिक है यानी कि जैसे जैसे विलायक का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उनकी घुलनशीलता भी बढ़ती जाती है और तापमान में जैसे जैसे कमी आएगी तो ठोसों की द्रवों के अंदर विलयशीलता क्या होती है, घटती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो अब क्या ठंडा होने पर क्या अवलोकन करना चाहिए उसको देखिए, इसको तो देखते हैं। सामान्यतः कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है या 293 केल्विन तापक्रम होता है। प्रज्ञा ने 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का 54 ग्राम का संतृप्त विलयन बनाया। उसने 353 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर और 54 ग्राम मात्रा ली उसके अंदर और संतृप्त विलयन बनाया और उस कमरे का तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन पर उसको ठंडा होने के लिए उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी कि इतने तापमान पर उसने आने के लिए उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। हम जानते हैं कि तापमान कम होने के साथ साथ ठोसों की द्रवों में घुलनशीलता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अतः 293 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम मात्रा घुल पाएगी। नेक्स्ट 293 केल्विन पर लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इसका तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। देखिए अलग अलग तापमान, एक तापमान यानी 293 केल्विन तापक्रम पर 100 ग्राम जल के अंदर जो लवण की विलेय मात्रा है वो दी हुई है। पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम। तो ये हमने सारणी से लिए हैं। ठीक है, तो 293 टेम्परेचर दिया हुआ है, इस पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर, सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर अमोनियम क्लोराइड घुलनशील है। ठीक है, डी तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान हम देख चुके हैं कि लवण की घुलनशीलता पर जो द्रव होते हैं उनकी ठोसों, क्योंकि लवण ठोस होते हैं तो ठोसों की जो विलयशीलता होती है द्रवों के अंदर वो भी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर लवण की घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जबकि तापमान कम करने पर लवण की घुलनशीलता क्या होती है,
कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं, इनकी उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। पहला है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन। देखिए जैसे इसका नाम में संतृप्त विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जिसके अंदर और अधिक जो विलेय पदार्थ है वो घुलना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे इसका नाम है संतृप्त, तो वही विज्ञान के अंदर अपने कैसे नाम ऐसे नहीं रख दिया जाता, उसके गुणों के आधार पर नाम रखे जाते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं। वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है। देखिए संतृप्त विलयन बनाने के लिए तापमान निश्चित होना आवश्यक है और वायुमंडलीय दाब भी निश्चित होना आवश्यक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब सामान्यतः एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें और अधिक विलेय निश्चित तापमान, क्योंकि तापमान अगर ही बदल गया तो विलेय की मात्रा भी, घुलने की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक बीकर में 50 ml जल लेकर इसे धीरे धीरे इसमें नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम घोलते हैं जब तक कि नमक घुलना बंद नहीं हो जाता। रूम टेम्परेचर पर हम ये विलयन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और वह संतृप्त विलयन तब बनेगा जब उसमें नमक घुलना बंद नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कमरे के तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, कमरे का तापमान हम 20 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, 25 डिग्री सामान्यतः 20 से 25 की रेंज होती है, तो नमक का क्या हो जाता है, संतृप्त विलयन तैयार हो जाता है। शुद्ध पदार्थ, देखिए शुद्ध पदार्थ क्या है, हम हमारे दैनिक जीवन में ये शब्द बड़ा काम में आता है कि भाई ये चीज़ शुद्ध है या नहीं, लेकिन आम दैनिक उसमें काम में आने वाली शुद्ध पदार्थ और विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थों में थोड़ा सा अंतर है। वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाता है। देखिए जो भी कण होंगे उसके अंदर एक ही प्रकार के होंगे, अर्थात उनकी रासायनिक प्रकृति क्या होगी, एक ही रासायनिक प्रकृति होगी। यानी कि एक कण, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख कण हैं और 10 लाख कणों में से आपने कोई एक कण उठाया, वह कण जो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है वही रासायनिक अभिक्रिया, यही केवल रासायनिक अभिक्रिया नहीं, सभी रासायनिक गुणों की यहाँ पर हमको समझना होगा। सभी के सभी रासायनिक गुण वो सारे के सारे 10 लाख के 10 लाख कण प्रदर्शित करेंगे और वो फिर वो पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, हमारे पास केवल सोडियम क्लोराइड के कण हैं या सोडियम क्लोराइड के अणु हैं, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, शुद्ध पदार्थ है। केवल चीनी अगर दी है, चीनी कण है, तो चीनी भी क्या होगा, इस प्रकार का शुद्ध पदार्थ हुआ। आइए देखते हैं डी, कोलाइड। देखिए कोलाइड क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। देखिए विषमांगी मिश्रण क्या है, जिसमें आप जो विलेय और विलायक इनके कणों को, मिश्रण के अवयवों को आप अलग अलग बड़ी आसानी से पहचान पाते हैं। ठीक है, तो वो विषमांगी हुआ। विषमांगी मिश्रण हो गया जिसके कणों का आकार निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। निलंबन भी एक प्रकार का मिश्रण है, तो इसमें क्या हुआ, जो कोलाइडल है, जो कोलाइड है, इसको कोलाइडल भी कहा जाता है और कोलाइड भी कहते हैं। जो कोलाइडल है इसके कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार की अपेक्षा कैसा होता है, छोटा होता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, इसके कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है तो विषमांगी, लेकिन कण जो है पूरे विलयन में पूरी तरह से समान रूप से वितरित हैं, समान रूप से फैले हुए हैं, तो इसलिए कैसा प्रतीत हो रहा है, समांगी। जबकि वास्तविकता के अंदर विलयन मिश्रण, वास्तविकता के अंदर जो विलयन है, जो मिश्रण है, वो कैसा है, विषमांगी है। जैसे साबुन का घोल, पानी के अंदर हम साबुन की मात्रा कुछ मात्रा घोल लें तो ये कोलाइडल का विलयन हो गया। स्टार्च का घोल, पानी के अंदर थोड़ी सी स्टार्च को डिसॉल्व कर लें, घोल लें, तो ये भी एक कोलाइडल का उदाहरण हुआ। दूध और दूध पानी का मिश्रण, ये भी क्या है, कोलाइडल के उदाहरण है। नेक्स्ट डी, निलंबन। देखिए निलंबन क्या है, एक प्रकार का विषमांगी विलयन या मिश्रण। देखिए निलंबन भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित होता है। यानी कि जो ठोस के कण हैं, जो विलेय के कण हैं, वो द्रव के अंदर परिक्षेपित अवस्था के अंदर, यानी आपको तैरते हुए अलग से दिख जाएंगे, बिल्कुल अलग आपको दिख जाएंगे, निलंबन कहलाता है। ठीक है, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। ठीक है, ये घुलेंगे नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहेंगे, वो आपको बिल्कुल अलग से दिखेंगे। यह निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। कोलाइडल के कण आपको इतने छोटे थे कि आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि निलंबन कण आंखों से बड़ी आसानी से आप पहचान पाते, दिखाई देते हैं। इसका उदाहरण
आटे तथा जल का मिश्रण, यानी कि जल के अंदर थोड़ा सा आप आटा भी लेकर लीजिएगा तो आपका आटे कण आपको अलग से स्पष्ट दिखेंगे। चॉक पाउडर और जल का मिश्रण, यानी चॉक पाउडर, पानी के अंदर हम चॉक पाउडर घोल लें तो वो मिश्रण जो बना वह भी क्या हुआ, निलंबन कहलाया। और पानी और तेल का मिश्रण, तो पानी और तेल में तो बड़ा हमने देखा भी है, दैनिक जीवन में हमारे आता भी है, देखने में आता है, बड़ी आसानी से अलग पहचाने जा सकते हैं। हवा में धूल के कणों का मिश्रण, यानी कि वायु के अंदर जब धूल के कण तैरते रहते हैं तो ये भी क्या है, निलंबन का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं, इनमें से हमको समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण छांटना है। देखिए विषमांगी मिश्रण जो है उसकी खासियत क्या होती है, समांगी मिश्रण के अंदर तो जो मिश्रण है उसके जो अवयव हैं, वो घटक हैं, वो समान रूप से वितरित रहेंगे, हम उनको अलग से नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कोलाइडल के अंदर देखा था। जबकि जो विषमांगी है, विषमांगी मिश्रण के अंदर उनके कणों को आसानी से अलग से पहचाना जा सकता है, अलग से दिखाई दे जाता है, आसानी से अलग भी हो जाते हैं। देखिए सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय, तो हमको इनमें से अलग करना है। आइए देखते हैं समांगी मिश्रण। देखिए सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, ये सब के सब समांगी मिश्रण को उदाहरण, सब के सब मिश्रण है। सोडा जल के अंदर, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम आसानी से नहीं देख पाते, हम पहचान नहीं सकते कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, तो ये भी क्या है, वो समांगी मिश्रण हो गया। बर्फ के अंदर पानी होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी समांगी मिश्रण, क्योंकि अलग से आपको देख नहीं पाएंगे। वायु के अंदर अनेक गैसों का मिश्रण होता है, इनको भी आप अलग अलग नहीं पहचान पाते। ठीक है, सिरके के अंदर जिस भी चीज़ का सिरका है, जामुन का सिरका है, एसिटिक एसिड का वो होता है, विलयन होता है, हम उनके अवयव को अलग नहीं देख पाते सिरके के अंदर। इसी प्रकार से छनी हुई चाय का हम उदाहरण पहले क्वेश्चन के अंदर हम देख भी चुके हैं, तो उसके अंदर भी जो अवयव है वो आपको समान रूप से वितरित है। विषमांगी मिश्रण, देखिए विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है लकड़ी और मिट्टी, तो यहाँ पर हमको इनके अवयव अलग से बड़ी आसानी से हम अनुभव भी करते हैं प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में, तो हमको आसानी से पहचान में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। देखिए जो रंगहीन द्रव है यानी कि जल है, रंगहीन जल है, उसको यदि हम देखेंगे तो हमको देखने पर वो क्लियर नज़र आएगा, हमको पता ही नहीं कि सुंदर क्या चीज़ विलेय है, क्या चीज़ विलेय नहीं है। ठीक है, तो अब ये पुष्टि हमको कैसे करनी कि शुद्ध है या नहीं। देखिए इसकी पुष्टि का मैं आपको 2 बात बता देता हूँ। अगर इस द्रव के अंदर कोई चीज़ विलेय है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि उसका उबलने का वाला जो तापमान जिस पर उबलेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब वो हम उसको वाष्पित करेंगे तो उसके अंदर अंत में कुछ न कुछ जो पाथ है जिसके अंदर भी वाष्पित करना, चाहे बीकर हो चाहे फ्लास्क हो कुछ भी हो, तो कुछ न कोई उसके अंदर शेष रह जाएगा पदार्थ। अगर ये कोई पदार्थ शेष रह रहा है तो वो क्या है, उसके अंदर कोई न कोई पदार्थ विलेय है द्रव के अंदर, वो शुद्ध नहीं है। तो इन 2 के द्वारा हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं हम जानते हैं कि शुद्ध जल 373 केल्विन तापक्रम के ऊपर और 1 वायुमंडलीय दाब पर उबलता है। ठीक है, यदि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिली हुई होगी तो इसका क्वथनांक 373 केल्विन से बढ़ जाता है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बता चुका हूँ, इसकी पुष्टि करने के लिए बीकर में दिया हुआ द्रव लेकर इसमें 1 वायुमंडलीय दाब पर इसको हम उबालते हैं। उसको हमको सेट करने की आवश्यकता है, वायुमंडलीय दाब होता ही है, इसको हम उबालते हैं। यदि 373 केल्विन ताप से क्रम से अधिक ताप पर उबलता है तो उसमें अशुद्धि मिली हुई है और संपूर्ण द्रव वाष्पित हो जाता है, तो उसमें अशुद्धि नीचे बीकर की तली में शेष रह जाती है। यदि कोई पदार्थ शेष नहीं रहता है तो दिया हुआ द्रव क्या है, शुद्ध द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। हमको शुद्ध पदार्थ छांटना है। अभी हम देख चुके हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, तो बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। देखिए हमने शुद्ध पदार्थ के अंदर देखा था जिसमें एक ही प्रकार के कण हैं। ठीक है, जैसे आपके बर्फ है, बर्फ के अंदर केवल H2O के कण हैं, क्योंकि बर्फ का पानी होता है वो, लेकिन उसकी अवस्था बदल जाती है और ठोस अवस्था के अंदर आ जाता है, तो ये शुद्ध पदार्थ हुआ। तो इस प्रकार से एक ही प्रकार का कणों के द्वारा हम इनको पहचान लेंगे। देखिएगा शुद्ध पदार्थ के अंदर लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये जो है हमारे क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, जबकि इसमें केवल प्रश्न में शुद्ध पदार्थों के बारे में पूछा है, तो हमने शुद्ध पदार्थों को इस प्रकार अलग कर लिया। देखिए प्रश्न नंबर 8,
निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करें। यहाँ पर कुछ मिश्रण दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से हमको इनकी विलयन की पहचान करनी है। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। देखिए जो विलयन है इसके अंदर समुद्री जल है, ठीक है, जबकि जो वायु व सोडा, वायु और सोडा जल ये भी क्या है, वायु भी एक प्रकार का मिश्रण और सोडा जल भी क्या एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। देखिए टिंडल प्रभाव, हमने कोलाइडल देखा था, कोलाइडल का हमने उदाहरण पढ़ा था। जो कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल की एक विशेषता होती है कि जब उनमें से लाइट हम गुजारते हैं, लाइट हम पास करते हैं, तो जो कोलाइडल के कण है वो प्रकाश को क्या कर देंगे, बिखेर देते हैं। तो विलयन में से हमको प्रकाश गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो जो कोलाइडल है वो क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कौन से, जैसे नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन, इनमें से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं, उसके अंदर दूध और स्टार्च का विलयन, ये विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। ए सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। देखिए तत्व जो होते हैं वो तत्व के अंदर एक ही तत्व होता है, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे सोडियम का यहाँ पर उदाहरण है Na, यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के परमाणु, तो ये क्या हो गया, तत्व हो गया। जबकि जो यौगिक होता है, यौगिक के अंदर एक से अधिक प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात के अंदर मिले हुए होते हैं, ठीक है, तो वो यौगिक हुआ। जैसे आपके यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के अंदर Ca एक तत्व है, ठीक है, और C एक तत्व है और O एक तत्व है। तो लेकिन क्या इनका CaCO3 इसका सूत्र होता है, तो Ca एक अनुपात में हो गया और कार्बन 1 और O3, तो इस प्रकार से एक निश्चित अनुपात मिलकर उन्होंने क्या बनाया, यौगिक बनाया। तो हम इस प्रकार से इनके सूत्रों के द्वारा तत्व और यौगिक को अलग कर लेंगे। और जो मिश्रण होता है, मिश्रण के अंदर कोई अनुपात नहीं होता है, वो यौगिक भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, और उनका अनुपात कुछ भी हो सकता है, कोई उनका रेशो कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं हम तत्व, सोडियम, चांदी, टिन और सिलिकॉन, ठीक है, और भी बहुत सारे थे, लेकिन इसमें जो प्रश्न में दिया है उन्हीं में से हमको छांटना है। तो ये हमारे क्या हो गए, तत्व हो गए, ठीक है। यौगिक, कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या हुए, यौगिक हुए। मिश्रण, मिश्रण के अंदर मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त, ये हमारे मिश्रण के उदाहरण हैं। मिश्रण को और क्लियर कर देता हूँ, तत्व और यौगिक में क्लियर कर चुका हूँ। देखिए चीनी का घोल हम बनाते हैं घरों के अंदर, बहुत बार हमारे कोई किसी न किसी काम में बनता है। तो चीनी के घोल के अंदर हम जैसे शरबत बनाते हैं, तो उस समय एक चम्मच, एक गिलास आपने पानी ले, एक गिलास पानी के अंदर किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, तो हमने चीनी की मात्रा 2 चम्मच भी घोल लेते हैं, हम 3 चम्मच भी हम घोल लेते हैं। तो कोई वो नहीं है, इसका रेशो कोई तय नहीं है कि हमको 2 चम्मच इसके अंदर पानी, उसकी चीनी की मात्रा पानी के अंदर हमको विलय करनी है। तो इस प्रकार से क्या बन गया, मिश्रण बन गया, क्योंकि उनका कोई रेशो, उनका अनुपात कोई निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं। यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिए हुए हैं, जैसे पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे का चूर्ण तथा बालू का मिलना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ, मोमबत्ती का जलना। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो इनको हमको क्या करना है, इनमें से छांटना है कि कौन से रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तनों की विशेषता होती है कि जो परिवर्तन जब होगा, तो परिवर्तन होने के दौरान पदार्थ के रासायनिक संगठन बदल जाता था, तो उसके रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दूसरी बात, कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण है, ठीक है। आइए देखते हैं हम कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं, इनमें से छांटते हैं हम। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना। देखिए लोहे में एक उदाहरण से और स्पष्ट कर देता हूँ मैं, लोहे में जंग लगना। देखिए लोहे में जो जंग लगना है, जंग लगने के दौरान, जंग लगने से पहले लोहा Fe होता है, ठीक है, जबकि जंग लगने के पश्चात, यानी कि जब लोहे के ऊपर लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत आ जाती है। तो भूरे रंग की परत होती है वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है। तो एक नया आयरन ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया, जबकि Fe एक पदार्थ था, तो एक नया पदार्थ बना।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, और एक और पहचान है कि अगर यदि हम परिवर्तन का कारण हम हटा लें तो पदार्थ, पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर जंग लगने का कारण क्या था, नमी थी, और जंग लगने का कारण था वायु था। यानी कि लोहा जब इनके संपर्क में आया, नमी और वायु के संपर्क में आया तो जंग लगी। अगर यदि हम ये कारण हटा लें, यानी कि जंग बनने के बाद अगर यदि हम वायु को गायब कर दें और हम नमी को हटा दें, तो भी जो आयरन ऑक्साइड है, यानी कि जो जंग है, वह लोहे के अंदर परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अंत में पांचवा जो उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना। यहाँ पर मैंने दोनों लिखा है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों ही प्रकार का परिवर्तन है। देखिए किस प्रकार से, इसको मैं स्पष्ट करता हूँ। चूँकि इसमें पूछा है ना प्रश्न में कि भाई मोमबत्ती का जलना किस पर रासायनिक परिवर्तन है नहीं, चूँकि रासायनिक परिवर्तन भी है तो इसलिए हमने इसको रासायनिक परिवर्तन में इसको हमने माना है। अभी मैं स्पष्ट करता हूँ किस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। देखिएगा, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो मोम जो होता है वो पिघलता है, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर आता है। मोम का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है, केवल अवस्था बदल रही है उसकी। तो अवस्था जब बदलती है तो प्रकार का परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। जबकि जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी हुआ और रासायनिक परिवर्तन भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर ये चैनल आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपनी एजुकेशन को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।